जरा सोचिए, एक ही देश भारत, लेकिन कहीं ऐसी मिट्टी है जहां दुनिया का सबसे अच्छा कपास उगता है। कहीं ऐसी मिट्टी है जहां चाय और कॉफी पूरी दुनिया में मशहूर हो जाती है। कहीं किसान साल में तीन तीन फसलें ले लेते हैं और कहीं वही किसान बारिश होने के बाद भी अच्छी फसल नहीं ले पाते। आखिर ऐसा क्यों है? क्या सिर्फ पानी जिम्मेदार है, या सिर्फ खाद, या असली खेल मिट्टी का है? अगर आज मैं आपसे पूछूं कपास कहाँ उगती है, गेहूं किस मिट्टी में अच्छी होती है, लेटेराइट मिट्टी लाल क्यों होती है, काली मिट्टी में दरारें क्यों पड़ती है, जलोढ़ मिट्टी हर साल नई कैसे बन जाती है, और लाल मिट्टी लाल क्यों होती है, क्या उसमें आपने कलर डाला है? राजस्थान के रेगिस्तान की मिट्टी और गंगा के मैदान की मिट्टी में ऐसा क्या अंतर है कि दोनों की खेती पूरी तरह अलग हो जाती है? अगर इन सवालों के जवाब नहीं पता तो यकीन मानिए भारतीय भूगोल का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, भारत की मिट्टियां, अभी भी आपके लिए छूटा हुआ ही है। आज हम केवल मिट्टियां याद नहीं करेंगे, हम समझेंगे कि मिट्टी सोचती कैसे है। हाँ, आज के बाद किसी भी मिट्टी का नाम सुनते ही आपका दिमाग खुद बता देगा ये कहाँ मिलेगी, कैसे बनी, कौन सी फसल होगी, इसका रंग ऐसा क्यों है, और परीक्षा में इससे कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और सबसे मजेदार बात, इस पूरी क्लास में आपको रटना नहीं पड़ेगा। हम हर मिट्टी को एक कहानी से जोड़ेंगे, मैप पर ढूंढेंगे, चित्रों से समझेंगे, और ऐसी ट्रिक्स बनाएंगे कि परीक्षा में आपको सब कुछ वहां से याद आ जाए। वीडियो के आखिर में आपसे एक ऐसा सवाल पूछूंगा जिसका जवाब 90% जो मेरे दर्शक होते हैं वो नहीं दे पाते। सवाल बहुत आसान लगता है लेकिन वहीं सबसे ज्यादा लोग फंस जाते हैं। इसलिए पूरी क्लास अंत तक आप जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं बिना एक सेकंड गवाए। सबसे पहले मृदा की डेफिनेशन, निर्माण के कारक। ठीक है, सोइल डेफिनेशन और फैक्टर्स ऑफ पेडोजेनेसिस। ठीक है, मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया है उसको बोलते हैं पेडोजेनेसिस। ठीक है। अच्छा, मृदा क्या होती है? मृदा जो है अपनी पृथ्वी की जो सतह है उस पर पाए जाने वाले असंगठित पदार्थों की ऊपर की परत है। ठीक है, जो चट्टानों के अपक्षय और कार्बनिक पदार्थों के सड़ने गलने से बनती है। ठीक है, जैसे बहुत टाइम से आप ऐसे कुछ पड़ा हुआ है ना? आपका जैसे कोई कोई भी जैसे कंकड़ पत्थर वगैरह चट्टाने वगैरह हो गई है ना, वो सारी चीजें हैं। आपकी वनस्पति वगैरह हो गई, वो सब चीजें। तो उन सब से एक टाइम के बाद मिट्टी तैयार होती है। ठीक है, तो मृदा जनन जो है पेडोजेनेसिस क्या है? मृदा निर्माण की वैज्ञानिक प्रक्रिया है। ठीक है, इसके निर्माण के मुख्य कारक जो है ये जेनी ने समझाए थे, जिसको जेनी सोइल फॉर्मिंग फैक्टर्स कहते हैं। ठीक है, ये वाली चीज है कि किस तरह से आपके मिट्टी का निर्माण हो रहा है। सबसे पहले आती है आपकी जनक चट्टानें। सबसे पहले क्या है? पेरेंट रॉक्स, जो खनिज संरचना और रंग का निर्धारण करती है कि भाई इस मिट्टी के अंदर क्या क्या खनिज होंगे और इसके अंदर जो रंग आएगा वो कैसा आएगा। दूसरा जलवायु, कि कैसी जलवायु के अंदर वो बन रही है, मतलब वहां पे टेम्परेचर कैसा है, वहां पे वर्षा की मात्रा कैसी है। ठीक है, तो वो हो गया अपना जलवायु। तीसरी बात आती है धरातलीय उच्चावच, यानी कि आपके किस कितने ढाल पर है, उसका कैसे इरोजन होगा, है ना, वहां से ड्रेनेज कैसा है, उन सब पे डिपेंड करेगा। तो ढाल मृदा की मोटाई निर्धारित करता है। ठीक है, ऐसे बिल्कुल ऐसे सेप होगा तो यहाँ पे सिर्फ चट्टान ही बचेगी, मिट्टी थोड़ी रुक पाएगी। लेकिन ऐसे ही थोड़ा सा यदि कर्व आ जाएगा तो यहाँ पे मिट्टी थोड़ी सी जमा हो जाएगी, और वहीं कुछ ऐसे हो जाएगा तो यहाँ पे मिट्टी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। तो वो जो थिकनेस है वो डिपेंड कर रही है उसकी टोपोग्राफी के ऊपर। फिर जैविक कारक, मतलब उसके अंदर ह्यूमस कितना है, तो ह्यूमस डिपेंड करेगा आपके वहाँ जो जैविक कारक है, मतलब वहाँ पे जीव जंतु कैसे रह रहे हैं, वहाँ के पेड़ पौधे कैसे हैं, वनस्पति कैसी है, उन सब के ऊपर डिपेंड करेगा आपका ऑर्गेनिज्म। टाइम मृदा की परिपक्वता तय करता है ना, कि भाई आपकी नई मिट्टी है या फिर पुरानी मिट्टी है। पुरानी मिट्टी जो है अच्छी मिट्टी होती है, नई मिट्टी होती है वो उतनी फर्टाइल नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आगे है भारतीय मृदा का वर्गीकरण और सामान्य कमियां। ठीक है, हमारे जो आईसीएआर है उसने 1953 के अंदर भारत की जो मिट्टी है उसको 8 प्रमुख समूहों में बांटा था और 27 गौण समूहों के अंदर उसको बांटा गया था।
ठीक है। यूएसडीए ने 11 भागों में बांटा है। उनमें से जैसे प्रमुख यहाँ पे हैं कि इंसेप्टिसोल, एंटीसोल, एल्फिसोल, वर्टिसोल, एरिडोसोल और बाकी और भी हैं, है ना। तो इंसेप्टिसोल जो है सबसे ज्यादा है, लगभग 39.74। एंटीसोल दूसरे स्थान पर 28% के लगभग। एल्फिसोल तीसरे स्थान पर 13.5% के लगभग। और वर्टिसोल जो है वो 8.5% के लगभग है। अच्छा, जो मिट्टी है उसके अंदर हम सबसे ज्यादा यदि कोई चीज देखते हैं तो वो देखते हैं एनपीके। क्या देखते हैं? एनपीके। एनपीके से क्या मतलब है? एन से नाइट्रोजन, पी से फॉस्फोरस और एस से ह्यूमस और के से पोटेशियम। ठीक है। तो एनपीके का एक आदर्श अनुपात जो है वो होना चाहिए, तभी वो मिट्टी आपकी अच्छी होगी, है ना। अगर ये संतुलन बिगड़ता है तो आपकी मिट्टी जो है उसका जो काम है वो सही से नहीं कर पाती। ठीक है। उत्पादन वहां पे सही से नहीं हो पाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जो आपने देखा है इन सबको अब हम पढ़ने वाले हैं। भारत की जो मिट्टियां हैं उसमें कौन कौन सी मिट्टियां हैं? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जलोढ़ मिट्टी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी। तो भारत की सबसे विस्तृत मिट्टी है, जो ये मैदानी क्षेत्र है वहां पर क्या है? जलोढ़ मिट्टी है। अब ये भारत की सबसे उपजाऊ और सर्वाधिक क्षेत्रफल, लगभग 43.4% या 15 लाख वर्ग किलोमीटर पर ये पाई जाने वाली मिट्टी है। ये नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जो अवसाद हैं उनसे बनती है। ठीक है। इसको यूएसडीए वाले इंसेप्टिसोल या एंटीसोल्स के अंतर्गत रखते हैं। इसकी जो दो चीजें हैं, खादर और पांगर। यदि खादर की यदि बात करें तो जैसे ये आपकी नदी है ना। नदी के पास में ये जो अवसाद है, ये जो अवसाद है इसके पास जो नदी लेके आ रही है वो है खादर, इसके पास वाले, है ना, ये वाले। और इसके पीछे जो बाढ़ का जो क्षेत्र है जहां पर पिछले वर्षों से जमा हो रखे हैं वो वाले जो अवसाद हैं, पुराने जो अवसाद हैं, वो आ जाते हैं आपके भांगर। ठीक है। तो नदियों के बाढ़ मैदानों की मिट्टी जो है उसको नवीन जलोढ़ या खादर कहते हैं। और बारीक कणों वाली होती है, सर्वाधिक उपजाऊ होती है और इसका प्रतिवर्ष नवीकरण होता है। नदी हर साल अपने साथ अवसाद लेके आएगी और आगे जो है उनको काट के अपने साथ लेके जाती रहेगी। तो ऐसे ये बदलती रहती है हर साल। अच्छा, पुरानी जो जलोढ़ है वो भांगर होती है, बाढ़ के क्षेत्र के ऊपर स्थित मिट्टी होती है। यहाँ पर देखो, जो यहाँ बाढ़ वाला क्षेत्र है इधर कंकड़ पत्थर रुक जाएंगे और पानी के साथ जो बारीक मिट्टी होगी वो चली जाएगी, इसलिए यहाँ पर कंकड़ पाए जाते हैं। जो कैल्शियम के जो पत्थर हैं वो चूनेदार पत्थर, ये कम उपजाऊ होती है इसकी तुलना में, है ना। उत्पादकता इसकी काफी है क्योंकि यहाँ पर आप ज्यादा टाइम खेती कर सकते हो। ये तो बाढ़ वाला क्षेत्र है, ये जो बाढ़ वाला क्षेत्र है तो उसमें पानी रहेगा। पानी रहेगा तो वहां पर आप उतना खेती नहीं कर सकते जितने आप बांगर में कर सकते हो। ठीक है। ये आपने यदि अपने मैदान पढ़े हैं तो आपने जरूर पढ़ा होगा खादर और बांगर। अब जलोढ़ मिट्टी के बारे में और जो बातें हैं वो क्या है ना, इसका रासायनिक संगठन, इसके अंदर फसलें कौन सी होती है, वो सारी चीजें। अच्छा, ये कहाँ कहाँ है? अपने सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र के जो विशाल मैदान है, ये देखिए, ये सिंधु के मैदान और ये गंगा के मैदान, ये ब्रह्मपुत्र के मैदान, ये सिंधु नदी जा रही है ना, ये सारी हो गई। फिर आपके जो बाकी जो मैदान है, जैसे तटीय क्षेत्रों के अंदर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी डेल्टा के भाग। ठीक है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है इधर, ये, है ना, और ये, तो ये बहुत ज्यादा हिस्सा हो जाता है अपना, लगभग 44% ये कवर करती है। अच्छा, इसके केमिकल कंपोजिशन की यदि आप बात करते हो तो यहाँ पर पोटास और जो चूना है वो इसके अंदर ज्यादा पाया जाता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की इसके अंदर होती है कमी। जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी होती है। ठीक है। फिर उसके बाद में आप बात करें इसके अंदर कौन कौन सी फसलें होती है, तो ये सबसे ज्यादा कृषि के लिए सर्वोत्तम है और इसको चरणों में भी इसी को बोलते हैं। इसमें मुख्य रूप से जैसे चावल हो गया, आपका गेहूं, गन्ना, जूट, मक्का, तिलहन, दलहन, ये इनका बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। ठीक है। आगे यदि आप देखो काली मिट्टी, जो कि कपास की मिट्टी से पता चल रहा है कि ये जो है कपास के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण मिट्टी है। इसको रेगूर मृदा, कपास मृदा या उष्णकटिबंधीय चरणों में भी
कहा जाता है इंटरनेशनल लेवल पर। ठीक है। यूएसडीए जो हैं वो इसको वर्टिसोल्स के अंदर रखते हैं। ये जो अपना दक्कन ट्रेप है उसके बेसाल्टिक लावा के चट्टानों के अपक्षय से ये बनी हुई है। अपनी जो ये यहाँ वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया जो है इसके अंदर पाई जाती है ये अपनी काली मिट्टी। ठीक है। इसके विशिष्ट गुण देखो, ये देखो अभी सूखी है, ये आपको फटी हुई दिखाई दे रही है। यही इसके अंदर अगर आप पानी दे देते हो तो ये ऐसे चिपचिपी हो जाएगी और फूलने लग जाएगी, तो ये आपस में जुड़ जाएगी। इसलिए इसको आप सेल्फ प्लोगिंग वाली मिट्टी कहते हैं, मतलब स्वतः जुताई वाली मिट्टी आप इसको कहते हैं। तो गीली होने पर फूलने व चिपचिपी होने तथा सूखने पर चौड़ी दरारें पड़ने के कारण इसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाता है। इसकी जल धारण क्षमता जो है बहुत ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा इसी की होती है जल धारण क्षमता। ठीक है। यानी कि आप एक बार पानी देकर भी बाजरे जैसी फसलें तो कर सकते हो, है ना। एक बार पानी दिया, जैसे जो फसलें जिनको पानी की कम जरूरत होती है, तो एक बार पानी देके आपने छोड़ दिया। लेकिन वो फसलें जिनको आप पानी रुक जाए और उसका नुकसान हो जाए फसल का, तो वैसी फसलें आप कर नहीं सकते, क्योंकि इसमें तो पानी रुक ही जाएगा, सूखेगा ही नहीं बहुत टाइम तक, है ना। काले रंग का जो कारण है आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, टिटेनी फेरस मैग्नाइट, और इसके अंदर ह्यूमस की ज्यादा मात्रा। ये सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है, फिर गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तरी कर्नाटक के अंदर ये पाई जाती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेटेराइट मृदा, ये क्या है? निक्षालन का परिणाम है। जो लेटेराइट है वो लेटिन शब्द लेटर से बना है, जिसका अर्थ होता है ईंट। सूखने पर ये ईंट की तरह अत्यधिक कठोर हो जाती है। और इसकी जो निर्माण प्रक्रिया है, मतलब ये बनती कैसी है, ये बहुत ज्यादा तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों के अंदर तीव्र निक्षालन की प्रक्रिया से बनती है। निक्षालन की प्रक्रिया आप जानते हो क्या? केमिस्ट्री के अंदर आती है। देखो बारिश बहुत ज्यादा हो रही है ना, बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, और इधर आपके जो है आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड वगैरह है जमीन के अंदर। ठीक है। अब ये पानी जो है वो नीचे जाएगा, है ना। अब ये जो है पानी के साथ सिलिका और ये सारी चीजें जो है आपके मिनरल्स वगैरह है वो इसके अंदर, ऑक्साइड वगैरह इसके अंदर आ जाएंगे, है ना। और वो पानी के साथ ऊपर आएंगे। तो ये जो आयरन है उसकी वजह से इसका कलर जो है चेंज होगा, है ना। आयरन ऑक्साइड है आयरन के, तो उससे आपका कलर चेंज होगा। जैसे अपना लोहा होता है, लोहे के ऊपर जब जंग लगती है तो उसका कलर भी तो चेंज हो जाता है ना। तो वो भी आयरन ऑक्साइड ही बना रहा है ना, उसका कोरोजन हो रहा है। जंग का मतलब क्या है? कोरोजन हो रहा है ना। अच्छा, तो ये उस तीव्र निक्षालन प्रक्रिया का परिणाम है। अच्छा, अब इसके रासायनिक संगठन की यदि बात करें तो इसके अंदर आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड पाए जाते हैं। इसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, चूना, ह्यूमस जो है वो कम होता है। भारी वर्षा से ह्यूमस जो है नीचे बह जाता है। इसका वितरण की यदि बात करें तो आपका जो पश्चिमी घाट का ढाल है, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र, मेघालय की पहाड़ियां और ओडिशा का तटीय भाग, आपका असम, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मेघालय की पहाड़ियों के साथ असम भी है ना। तो यहाँ पर ये लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। महत्वपूर्ण फसलें चाय, कॉफी, रबड़, काजू, जिसके लिए केरल की लाल लेटेराइट काजू के लिए केरल की जो लाल लेटेराइट जो मृदा है वो सबसे बेस्ट मानी गई। तो ये हो जाती है आपकी लेटेराइट मृदा। शुष्क और मरुस्थलीय मृदा की यदि बात करें तो इसको एरिडोसोल्स में रखा जाता है। इसका रंग लाल से लेकर भूरा होता है। ये संरचना में रेतीली और लवणीय प्रकृति की होती है। कंकड़ परत निर्माण, मतलब इसके अंदर कंकड़ जो है वो बन जाते हैं, है ना, एक लेयर बन जाती है कंकड़ की। नीचे की ओर जाने पर इसमें कैल्शियम की मात्रा बढ़ती जाती है। देखो ऊपर से जैसे नीचे जा रहे हो आप, कैल्शियम की मात्रा बढ़ती जा रही है, जिससे नीचे कंकड़ की एक अभेद्य परत बन जाती है। अब ये जो परत अगर बन जाएगी, ऊपर से यदि पानी आएगा तो वो नीचे नहीं जा पाएगा, है ना। तो ये परत पानी को नीचे रिसने को रोकती है। ठीक है। अच्छा, इसके रासायनिक गुण, फास्फेट सामान्य मात्रा में, नाइट्रोजन अत्यंत कम, कार्बनिक पदार्थों की भारी कमी, क्योंकि वो तो नीचे रह गया। फिर पश्चिमी राजस्थान, दक्षिणी पंजाब और हरियाणा जो है यहाँ पर ये पाई जाती है। यहाँ पर केवल शुष्क फसलें जैसे कि बाजरा, ज्वार, मोट और अन्य मोटे अनाज जो कि कम पानी में उग सकती है वो फसलें पैदा हो पाती हैं।
इसके बाद है लवणीय और क्षारीय मृदा, ऊसर और रे जिसे कहते हैं, है ना। इसे स्थानीय स्तर पर ऊसर, रे और कल्लड़, चौपड़ या राकर भी कहा जाता है। जो सेलाइन और एल्कलाइन सॉइल होती है उसको ऊसर, रे, कल्लड़, चौपन या राकर भी कहा जाता है। इसका निर्माण कैसे हुआ? शुष्क और अर्ध शुष्क जो जलवायु है ना, ये भाई साहब आ रखे हैं और ऐसे बहुत ज्यादा हीट आ रही है ना, बारिश वारिश होती नहीं है, तो इवेपरेशन होगा। इवेपरेशन के कारण जो आपकी मिट्टी है उसके अंदर सोडियम और कैल्शियम जो है उनके साथ जो सोल्ट बनेगा वो आगे ऊपर जम जाएगा। ठीक है, तो ऐसे बनती है ये मिट्टी। तो शुष्क और अर्धशुष्क जलवायु में अत्यधिक वाष्पीकरण के कारण मिट्टी की ऊपरी परत पर सोडियम और कैल्शियम युक्त नमक का सफेद जमाव हो जाता है। केशिका क्रिया, कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन क्या होता है? कैपिलरी एक्शन के अंदर क्या होता है कि भाई आपके ये देखिए इस तरह से ये जो पानी है वो ऐसे कुछ धारा सी बना के बाहर निकलता रहता है, और जब पानी अपने आप नीचे से ऊपर जा रहा है उसको बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। ठीक है, तो ये इस तरह से जा रहा है, नैरो कैपिलरी ट्यूब। ठीक है, ये ट्यूब की तरह बन गया और उसमें से ये जा रहा है पानी बाहर, है ना। अच्छा, ये पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में अत्यधिक सिंचाई के कारण भूमिगत नमक केशिका क्रिया द्वारा सतह पर आ गया। ठीक है, अब ये पानी ऊपर आ रहा है, इसके साथ नमक भी लेके आ रहा है, तो ये नमक जो है ऊपर आके जम जाएगा और पानी ऊपर उड़ जाएगा। ठीक है, तो ये नुकसान हो गया। इसके सुधार के लिए आप क्या कर सकते हो? मतलब कि अत्यधिक क्षारीयता को कम करने के लिए आप खेतों में जिप्सम या पाइराइट्स का उपयोग किया जा सकता है। समुचित जल निकासी व्यवस्था अनिवार्य है। ठीक है, ये हो सकता है इसका सॉल्यूशन। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। पीट या दलदली और वन मृदा। जो पीट या दलदली मृदा है उसके बारे में बात करते हैं पहले। अत्यधिक आर्द्रता और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में वानस्पतिक मलबे के सड़ने से बनती है पीट या दलदली मिट्टी, मार्सी या पीटी सॉइल। इसमें जैविक पदार्थ मतलब ह्यूमस जो है उसकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है, 40 से 50% तक होती है। ये भारी होती है, काले रंग की और अत्यधिक अम्लीय होती है। कोट्टायम अल्पुझा केरल की जगह है। सुंदरवन डेल्टा जो वेस्ट बंगाल में है, ओडिशा के तटीय भाग में पीट और दलदली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, ये पीट और दलदली मिट्टी इसके पास वाली जो मिट्टी है वो। अच्छा जी, फिर वन और पर्वतीय मृदा जो है, माउंटेन सोइल और फॉरेस्ट सोइल है, वो पहाड़ी ढलानों पर जहाँ पर्याप्त वनस्पति आवरण होता है। ये मिट्टी अपरिपक्व होती है, इमेच्योर होती है, पूरी तरह से तैयार नहीं है, इसके अंदर कंकड़ भी होते हैं, ये मिट्टी भी होती है ना, थोड़ी मोटी होती है ना। घाटी के निचले भागों में उपजाऊ लेकिन ऊपरी ढालों पर अम्लीय और कम ह्यूमस वाली होती है। यदि नीचे की यदि बात करते हो कम हाइट के ऊपर, तो ये उपजाऊ होती है, लेकिन ऊपर यदि आप बात करो तो यहाँ पर ये उपजाऊ नहीं होती, यहाँ पर बहुत कम ह्यूमस होता है। पहाड़ी ढालों पर सीढ़ीदार खेती द्वारा सेब, आड़ू, चाय और मसालों का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है अपनी मृदा का अपरदन। ठीक है, मृदा किस तरह से टूट रही है, वो मृदा का नुकसान किस तरह से हो रहा है, वो सारी चीजें। ठीक है, स्प्लेश एरोजन, सीट एरोजन, रेल एरोजन और गली एरोजन। ठीक है, अच्छा, तो क्या है मृदा अपरदन? मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत का प्राकृतिक कारकों जैसे जल, वायु द्वारा नष्ट हो जाना, उसको मृदा की रेंगती हुई मृत्यु या साइलेंट डेथ भी कहा जाता है। ये किस किस तरह से हो सकती है? स्प्लेस मतलब आपके बहुत भारी बारिश आ रही है तो यहाँ पर जो मिट्टी है वो कटेगी, है ना, उसके टुकड़े होंगे, है ना, बारिश की बूंदों से मिट्टी के कणों का अलग होना। ठीक है, स्प्लेश इरोजन हो गया। दूसरा है परत अपरदन, सीट एरोजन है। उसमें क्या हो रहा है, एक पूरी जो लेयर है वो बह के पानी के साथ जा रही है ना। सबसे हानिकारक क्योंकि दिखाई नहीं देता, आपको पता ही नहीं चलता कि पूरी एक परत जो है मिट्टी की आपकी जो उपजाऊ है, जिसके अंदर आपका ह्यूमस था, जिसके अंदर आपका एनपीके था, वो बह के वहां से जा रहा है, आपने जो खाद डाला है वो सारा उसमें बह के जा रहा है। फिर है रील अपर्दन। इसमें क्या है, छोटी छोटी नालियां बन जाएगी, ऐसे छोटी 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 जो नालियां हैं वो बन के चली जाएगी, है ना। तो खेतों में छोटी छोटी उथली नालियां बनना। फिर अवनाली का जो आपके इधर हो रहा है चंबल के अंदर, है ना, गली एरोजन बोलते हैं इसको। नालियों का गहरा होकर नालों में बदलना, ऐसे बहुत ज्यादा ऐसे मिट्टी
मिट्टी को काट के लेके जा रहा है। चंबल के जो बीहड़ है राजस्थान और मध्य प्रदेश में चंबल नदी द्वारा किया गया भयानक अवनालिका प्रदन, जिसने उपजाऊ भूमि को अनुपयोगी बीहड़ों में बदल दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे है अपने पास मृदा संरक्षण के वैज्ञानिक विधियां कि आप इसका क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं। पहला है कंटूर प्लॉगिंग, है ना। कंटूर लाइन जानते हो आप? कंटूर लाइंस होती है अपनी ऐसे, यदि आप मैप देखोगे तो इस तरह से लाइंस होती है। ये हाइट को दर्शाती है, जैसे ये 600 मीटर है ना, ये 500 मीटर है, ये 400 मीटर है ना। तो इस तरह से जो हाइट है, एक सेम हाइट पर आप बुआई जुताई करो, है ना, इस तरह से। तो ये है कंटूर प्लॉगिंग। दूसरा है ट्रेसिंग, कि आपने जो है ऐसे सीढ़ी नुमा जो है खेती की है ना। फिर स्ट्रिप क्रॉपिंग का क्या मतलब है कि आपने एक फसल यहाँ पर दूसरी लगाई, यहाँ पर दूसरी लगाई, एक फसल दूसरी, एक फसल दूसरी। फिर शेल्टर बेल्ट, जैसे हवा बहुत ज्यादा आ रही है कहीं इस डायरेक्शन से, तो आप क्या कर सकते हो कि इधर बड़े बड़े पेड़ लगा दो जो कि हवा से अपर्दन जो हो रहा है उसको रोकने का काम कर ले। ठीक है, तो देखते हैं ये सारी चीजें क्या है। अच्छा जी। तो सबसे पहले मृदा को बहने से बचाने के लिए, उसकी उर्वरकता जो है उसको बनाए रखने के लिए आप क्या क्या सॉल्यूशन कर सकते हो, वो है समुच्च रेखीय जुताई, कंटूर प्लॉगिंग। पहाड़ी ढलानों पर ढाल के समकोण पर जुताई करना, जिससे पानी का बहाव धीमा हो जाए। अगर आपने इस तरह से जुताई की है तो ये पानी आएगा, फिर स्पीड इसकी कम हो जाएगी, फिर ये इधर से ऐसे ऐसे फैलेगा, फिर ऐसे एक वो आपका जैसे झरना होता है, जलप्रपात होता है, वो नहीं बनेगा। बाकी हाइट पे तो वो जलप्रपात टाइप का बन जाएगा, है ना। तो उससे आप बचा लोगे, वो वाटरफॉल नहीं बना के ये आराम से आएगा फैलता हुआ। फिर वेदिका कृषि, सोपान कृषि या ट्रेसिंग, जो टिल ढलानों पर सीढ़ीनुमा खेती का बनाना, ऐसे सीढ़ीनुमा आपने बना दिया। ठीक है, तो आपका वेदिका कृषि आपसे पूछा जा सकता है, सोपान पद्धति क्या होती है आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये शब्द थोड़े से अलग होते हैं। फिर पट्टीदार खेती, फसलों के बीच में घास की चौड़ी पट्टियां उगाना जो वायु के वेग को रोकती हैं। ठीक है। फिर रक्षण मेखला, जो शेल्टर बेल्स आप बना देते हो, तो मरुस्थलीय सीमा पर हवा की दिशा के समकोण पर वृक्षों की कतार लगाना। ठीक है। और मल्चिंग क्या होता है? मल्चिंग के अंदर क्या कर रहे हो, आपकी जो ये फसल है इसके अंदर आप जैसे आपका घास फूस होता है, जो आपके फालतू के जो पत्ते वगैरह पड़े हैं पेड़ों के, उन सबको आप पेड़ों के बीच में डाल दिए, है ना। तो वो होती है मल्चिंग। तो पौधों के बीच खाली जमीन को पुआल या पत्तों से ढकना, ताकि नमी बनी रहे। ठीक है, पत्ते घास वास वो जो आपने डाल दिया, तो जो मिट्टी की जो नमी है वो आपके वाष्पीकृत ना हो और वो वहीं पर बनी रहे। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है भारत सरकार की एक योजना है, जिसके अंदर आप मिट्टी का एक सैंपल ले जाके आप देते हो, और वो बताते हैं कि इसके अंदर एनपीके कितना है, जिंक बोरोन तांबा कितना है, आपका सल्फर लोहा मैंगनीज जो भी आपके मिनरल्स है वो कितने हैं, है ना। तो ये सारी चीजें हो गई। अच्छा, आपको ये फैक्ट पता ही होगा, सिक्किम भारत का और विश्व का पहला 100% जैविक स्टेट जो है वो अपना घोषित किया गया था। अब मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना जो है राजस्थान के सूरतगढ़ से 19 फरवरी 2015 को लॉन्च हुई थी। और इसके अंदर जो स्लोगन था वो हेल्दी अर्थ ग्रीन फार्म जो है इसका स्लोगन था। मिट्टी की जांच कर किसानों को 12 प्रमुख पोषक तत्वों की स्थिति की रिपोर्ट कार्ड देना, ताकि रासायनिक उर्वरक का असंतुलित उपयोग ना करें। अब आपको पता ही नहीं कि इसके अंदर नाइट्रोजन की कमी है, और आप जो है दिए जा रहे हो उसके अंदर दिए जा रहे हो यूरिया, तो वो अच्छी चीज तो नहीं है, वो तो नुकसान ही करेगा। जो परंपरागत कृषि विकास योजना है उसके अंदर क्या है, आप जैविक खेती के लिए आपको जैसे 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं, आपको केचुए वगैरह दिए जा रहे हैं, और आपके जो केचुए के लिए आप वो बेड बना रहे हो उसके लिए आपको पैसे दिए जा रहे हैं, है ना। तो इससे क्लस्टर पद्धति से जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है। मतलब क्लस्टर का क्या मतलब होता है कि 50 जो किसान है उनका समूह बना दिया, 10 किसानों का एक समूह बना दिया, उस टाइप से, है ना। जो सिक्किम जो है पूर्ण जैविक राज्य बना ही दिया गया है। ठीक है। तो अब जो है आप ऐसे फटाक से यदि रिवीजन की बात करें तो सबसे विस्तृत है जलोढ़, जिसमें पोटास बहुत ज्यादा है। कपास के लिए काली है। चाय कॉफी के लिए लेटेराइट है। सारी मिट्टी के लिए, या एल्कलाइन मिट्टी है उसके लिए आप क्या सुधार कर सकते हो, उसमें जिप्सम ऐड कर सकते हो। आपके चंबल के अंदर कौन से अपर्दन होता है, अवलायली का अपर्दन होता है। ठीक है। तो ऐसी ही सारी चीजों के लिए आप हमारे
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट क्या करेंगे, मैं आपसे पूछता हूँ एक क्वेश्चन। तो आप बताओ, भारत में कौन सी मिट्टी स्वयं नई बनती रहती है, लेकिन उसका निर्माण स्थल और निक्षेपण स्थल अलग अलग होता है? ये आपके ऑप्शन है: लेटेराइट, जलोढ़, क्षारीय और काली मिट्टी। ऐसी मिट्टी जो आपके बनती एक जगह है और वो मिलती वही जगह है। कौन सी ऐसी मिट्टी है? हमने पढ़ा है, तो आपको बताना है। ठीक है, कमेंट्स में आप बताइए, अगली क्लास में मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।